नरेंद्र भाई मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। आज के इस अवसर पर हम सबको अपने वचनों से अनुग्रहित करने के लिए। हिंदी में बोला એટલે હું પણ હિન્દીમાં જ બોલીશ। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, सी आर पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, पीएम आवास योजना के सभी लाभार्थी परिवार, अन्य सभी महानुभाव और गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज गुजरात के मेरे जिन हजारों भाई बहनों को गृह प्रवेश हुआ है, उनके साथ ही मैं भूपेंद्र भाई और उनकी टीम को भी बहुत बधाई देता हूं। अभी मुझे गांव और शहरों से जुड़े हजारों करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इसमें गरीबों के लिए घर है, पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, शहरी विकास के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मैं सभी लाभार्थियों को, विशेष रूप से उन बहनों को जिन्हें आज अपना पक्का घर मिला है, मैं सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा के लिए देश का विकास ये कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाला महायज्ञ है। अभी गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वो देखकर मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। हाल में ही गरीब कल्याण के लिए समर्पित गुजरात का 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। वंचितों को वरीयता, ये वंचितों को वरीयता देते हुए अनेक निर्णय एक प्रकार से गुजरात ने नेतृत्व किया है। बीते कुछ महीनों में गुजरात के लगभग 25 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। गुजरात की लगभग 2 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मदद मिली है। इस दौरान गुजरात में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। नई सरकार बनने के बाद गुजरात में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए के काम शुरू हुए। इनसे गुजरात के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। ये दिखाता है कि गुजरात की डबल इंजन सरकार डबल गति से काम कर रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। एक समय था जब जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी देश के लोगों को तरसाया गया। बरसों बरस के इंतजार के बाद लोगों ने इस अभाव को ही अपना भाग्य मान लिया था।
બધા એમ જ માને કે હવે આપણા નસીબમાં છે, જિંદગી પૂરી કરો ભાઈ, હવે છોકરાઓ મોટા થઈને કરવું હશે તો કરશે। ऐसी निराशा ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि मैं झुग्गी झोपड़ी में पैदा होगा और आने वाली पीढ़ियां भी झुग्गी झोपड़ी में ही अपना जीवन पारित करेंगे। इस निराशा से देश अब बाहर निकल रहा है। आज हमारी सरकार हर अभाव को दूर करते हुए हर गरीब तक खुद पहुंचने का काम कर रही है। हम योजनाओं के 100% सैचुरेशन का प्रयास कर रहे हैं, यानी जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार की इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त किया है, भेदभाव समाप्त किया है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति देखती है। और जब आप किसी गांव में 50 लोगों को मिलना तय और 50 को मिल जाता है, किसी के पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी पहचान न हो कुछ भी हो, लेकिन एक बार सबको मिलता है, मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है। जो लोग सोशल जस्टिस की बातें करते हैं, जब आप सबके सुख के लिए काम करते हैं, सबकी सुविधा के लिए काम करते हैं, सबके उसके हक पहुंचाने के लिए 100% काम करते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बढ़कर के कोई सामाजिक न्याय नहीं होता है, इससे बढ़कर के कोई सोशल जस्टिस नहीं होता है जिस राह पर हम चल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब गरीब को अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं की उसकी चिंता कम होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। थोड़ी देर पहले करीब 38,000 वैसे गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। इनमें से भी करीब 32,000 घर बीते 125 दिनों के भीतर बनकर तैयार हुए हैं। इनमें से अनेक लाभार्थियों से अभी मुझे बातचीत करने का मौका मिला અને એમની વાતચીત સાંભળીને તમને લાગ્યું હશે કે મકાનના કારણે એમનો આત્મવિશ્વાસ કેટલો બધો હતો અને જ્યારે એક એક પરિવારનો આટલો બધો આત્મવિશ્વાસ પેદા થાય તો એ સમાજની કેવી મોટી શક્તિ બની જતી હોય છે। ગરીબના મનમાં જે આત્મવિશ્વાસ પકડે એને લાગે છે કે હા આ મારા હકનું છે અને આ સમાજ મારી સાથે છે, આ બહુ મોટી તાકાત બની જાય છે। साथियों, पुरानी नीतियों पर चलते हुए, फेल हो चुकी नीतियों पर चलते हुए न देश का भाग्य बदल सकता है और ना ही देश सफलता हो सकता है। पहले की सरकारें किस अप्रोच के साथ काम कर रही थी, आज हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी, लेकिन 10-12 साल पहले के आंकड़े कहते थे कि हमारे गांवों के लगभग 75% परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का शौचालय नहीं था। गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थी, उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। घर सिर्फ सिर ढकने की छत नहीं होती है, जगह भर नहीं होती है।
घर एक आस्था का स्थल होता है, जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया, गरीब के सशक्तिकरण का, उसकी गरिमा का माध्यम बनाया। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। ये दिल्ली से तय नहीं होता है, गांधीनगर से तय नहीं होता है, खुद तय करता है। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। घर बन रहा है, ये प्रमाणित करने के लिए हम अलग अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं। आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। लाभार्थी तक पहुंचने से पहले घर का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। जो घर बनते थे वो रहने लायक नहीं होते थे। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है, इसमें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है, इसमें जल जीवन अभियान के तहत नल से जल मिलता है। पहले ये सारी सुविधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, और आज गरीब को इन सभी सुविधाओं के साथ ही मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। साथियों, पीएम आवास योजना गरीबों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। इन घरों में लगभग 70% घर महिला लाभार्थियों के नाम पर भी है। ये करोड़ों बहनें वो हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। नहीं तो આપણે ત્યાં તો આપણા દેશમાં બધે ખબર છે, ગુજરાતમાં ખબર છે કે ઘર હોય તો પુરુષના નામે, ગાડી હોય પુરુષના નામે, ખેતર હોય પુરુષના નામે, સ્કૂટર હોય તો એ પુરુષના નામે, અને પતિના નામે હોય ને પતિ જો ન રહ્યા તો દીકરાના નામે થઈ જાય। માના નામે, મહિલાના નામે કાંઈ જ ના હોય। મોદીએ આ સ્થિતિ બદલી નાખી અને હવે માતાઓ બહેનોના નામે સરકારી યોજનાના જે લાભ હોય ને એમાં માતાનું નામ જોડવામાં આવે છે, કાં તો માતાને જ હક આપવામાં આવે છે। पीएम आवास योजना की मदद से बने हर घर की कीमत હવે કઈ 5-50 હજારમાં ઘર નથી બનતા, 1.5 લાખ, 1.25 લાખ સુધી ખર્ચો થાય છે। એનો અર્થ એ થયો કે આ જે બધા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં રહેવા ગયા છે ને એમના ઘર લાખોની કિંમતના છે અને લાખોની કિંમતના ઘરના માલિક બન્યા। इसका मतलब ये हुआ कि ये करोड़ों करोड़ों महिलाएं
लखपति बन गई है। और इसलिए ये मेरी लखपति दीदी हिंदुस्तान के हर कोने से मुझे आशीर्वाद देती है ताकि मैं उनके लिए ज्यादा काम कर सकूं। साथियों, देश में बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए बीजेपी सरकार भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमने राजकोट में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 1000 से ज्यादा घर बनाए। ये घर कम कीमत में बहुत कम समय में तैयार किए गए और उतने ही ज्यादा सुरक्षित भी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हमने देश के 6 शहरों में ये प्रयोग किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में और अधिक सस्ते और आधुनिक घर गरीबों को मिलने वाले हैं। साथियों, हमारी सरकार ने घरों से जुड़ी एक और चुनौती को दूर किया है। पहले रियल एस्टेट सेक्टर में मनमानी चलती थी, धोखेबाजी की शिकायतें आती थी, मध्यम वर्ग के परिवारों को सुरक्षा देने के लिए कोई कानून नहीं था। और ये जो बड़े बड़े बिल्डर योजनाएं लेकर के आते थे, इतने बढ़िया फोटो होते थे, घर में भी तय होता है यही मकान ले लेंगे, और जब देते थे तब कुछ दूसरा ही दे देते थे। लिखा हुआ एक होता था, देते थे दूसरा। हमने एक रेरा कानून बनाया। इससे मिडिल क्लास परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिली है और पैसे देते समय जो डिजाइन दिखाई थी, अब उसको बनाने वालों को वैसा मकान बना के देना कंपलसरी है, वरना जेल में व्यवस्था रहती है। यही नहीं, हम मिडिल क्लास परिवार को भी घर बनाने के लिए पहली बार, आजादी के बाद पहली बार मिडिल क्लास को बैंक लोन के साथ ब्याज की मदद की व्यवस्था की गई है। गुजरात ने इससे भी बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्र में गुजरात में मध्यम वर्ग के ऐसे 5 लाख परिवारों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद देकर सरकार ने उनके जीवन का सपना पूरा किया है। साथियों, आज हम सभी मिलकर आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन 25 वर्षों में हमारे शहर, विशेष रूप से टियर 2, टियर 3 शहर अर्थव्यवस्था को गति देंगे। गुजरात में भी ऐसे अनेक शहर हैं। इन शहरों की व्यवस्थाओं को भी भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। देश के 500 शहरों में बेसिक सुविधाओं को अमृत मिशन के तहत सुधारा जा रहा है। देश के 100 शहरों में जो स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही है, वो भी उन्हें आधुनिक बना रही है। साथियों, आज हम अर्बन प्लानिंग में ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों पर समान जोर दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा समय खर्च ना करना पड़े। आज देश में इसी सोच के साथ मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। साल 2014 तक देश में 250 किलोमीटर से भी कम का मेट्रो नेटवर्क था, यानी 40 साल में 250 किलोमीटर मेट्रो रूट भी नहीं बना था। जबकि बीते 9 साल में 600 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बना है। उन पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। आज देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज आप देखिए, अहमदाबाद जैसे शहरों में मेट्रो के आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुलभ हुआ है। जब शहरों के आसपास के क्षेत्र आधुनिक और तेज कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो उससे
मुख्य शहर पर दबाव कम हो जाएगा। अहमदाबाद गांधीनगर जैसे ट्विन सिटी आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से भी जोड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार गुजरात के अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसें भी तेजी से बढ़ाई जा रही हैं। साथियों, गरीब हो या मिडिल क्लास, हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी संभव है जब हम उसे साफ सुथरा वातावरण मिले, शुद्ध हवा मिले। इसके लिए देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। हमारे देश में हर दिन हजारों टन म्युनिसिपल वेस्ट पैदा होता है। पहले इसे लेकर भी देश में कोई गंभीरता नहीं थी। बीते वर्षों में हमने वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत बल दिया। 2014 में जहां देश में केवल 14-15% वेस्ट प्रोसेसिंग होती थी, वहीं आज 75% वेस्ट प्रोसेस हो रहा है। अगर ये पहले ही हो गया होता तो हमारे शहरों में आज कूड़े के पहाड़ ना खड़े हुए होते। अब केंद्र सरकार ऐसे कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रही है। साथियों, गुजरात ने देश को वाटर मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई ग्रिड का बहुत बेहतरीन मॉडल दिया है। जब कोई 3000 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन और 2.25 लाख किलोमीटर से अधिक की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के बारे में सुनता है तो उसे जल्दी विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा काम। लेकिन ये भगीरथ काम गुजरात के लोगों ने करके दिखाया है। इससे करीब 15,000 गांवों और 250 शहरी क्षेत्रों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचा है। ऐसी सुविधाओं से भी गुजरात में गरीब हो या मध्यम वर्ग, सभी का जीवन आसान हो रहा है। गुजरात की जनता ने जिस प्रकार अमृत सरोवर के निर्माण में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, वो भी बहुत सराहनीय है। साथियों, विकास की इसी गति को हमें निरंतर बनाए रखना है। सबके प्रयास से ही अमृतकाल के हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। अंत में फिर आप सभी को विकास कार्यों की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन परिवारों को अपना सपना सिद्ध हुआ है, घर मिला है, अब वो नए संकल्प लेकर के परिवार को आगे बढ़ने का सामर्थ्य जुटाएं। विकास की संभावनाएं अपरंपार है। आप भी उसके हकदार हैं और हमारा भी प्रयास है। आइए मिलकर के भारत को और तेज गति दें, गुजरात को और समृद्धि की तरफ ले जाएं। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी वचनों के लिए, हम सबे मार्गदर्शित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जे कહેવું તે કરી બતાવવું આ મૂળ મંત્ર સાથે પ્રજાજનો